नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 में जो एमपी का भूगोल है उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मध्य प्रदेश का राज्य कैसे बना। तो मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना उसके लिए हमको थोड़ा पहले देखना पड़ेगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले क्या हुआ और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना, तो इसके लिए हमको 3 चरणों का पालन करना पड़ेगा। पहला हम 15 अगस्त 1947 से 1956 तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 के बीच क्या घटना हुई। 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2000 से अब तक। तो मतलब 3 पार्टों में अपन को ये पढ़ना पड़ेगा, तब अपन को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यकीन मानिए आप यहीं से आते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य के गठन के समय कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था देश का, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसको हमने 3 पार्टों में बांटा है, 1, 2 और पार्ट नंबर 3। यानी कि पहले अपन पढ़ेंगे जब देश स्वतंत्र हुआ तब। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, छोटा सा हम मैप बनाएंगे पहले भारत का। कुछ इस तरीके का हमने मैप बनाया, ठीक है। यहाँ पर है अपना श्रीलंका और यहाँ पे इस साइड में है आपका पाकिस्तान और यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान। साथ में यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ कंडीशन थी जिनके चलते हम बात करेंगे। तो देश में उस समय क्या थी, 565 रियासतें थी। तो पहला अपन पॉइंट क्या लिखेंगे कि भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम आया। स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा अपना 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले रियासतें कितनी थी, 565। इस समय कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। देश में कुल 565 देसी रियासतें थी। तब नहीं पता था कि मध्य प्रदेश क्या है या कौन सी जगह क्या है, मतलब पूरा संयुक्त था। जैसा कि अभी अपन ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं था। मतलब सारी की सारी चीजें तो सम्मिलित थी। तब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था जब अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1947 से पहले की अपन थोड़ी चर्चा डाल रहे हैं। तो देश में कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। अब देश स्वतंत्र हो गया। अब देश स्वतंत्र होने के बाद 565 रियासतों में से कुछ रियासतें तुम्हारी पाकिस्तान जाएंगी और कुछ भारत में रहेंगी, तो उन पर चर्चाएं चलेंगी। तो यहाँ पर जो भारत सरकार थी, तो भारत सरकार के निर्णय लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार्य सौंपा गया कि आपको 565 जो देसी रियासतें हैं उनको आपको एकीकरण करना है और नए भारत का निर्माण करना है। तो सबसे पहले कार्य किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोट करते चलो, ये होगा नहीं तुम्हारे पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का एकीकरण करने का कार्य सौंपा गया। अब 565 रियासतों का कार्य का जो 565 देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करने का कार्य किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार्य सौंपा गया
उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, 4 कमिश्नरी प्रांत बनाकर रखे थे भारत में। एक दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और तुम्हारा मारवाड़। कुर्ग कहाँ पर आता था, बलूचिस्तान में आता था, और दिल्ली अजमेर ये अपने ही यहाँ के हिस्सा थे, और मारवाड़। और 565 देशी रियासतों पर ये किया करते थे, इन चारों अपने कमिश्नरी प्रांत के तहत शासन किया करते थे। अब यहाँ पर एक रियासत थी आपकी जूनागढ़ रियासत, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप में, यहाँ पर एक रियासत थी आपकी कौन सी, जूनागढ़ रियासत। और यहाँ पर एक रियासत थी आपकी जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत। और यहाँ पर एक रियासत थी आपकी हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत। ठीक है। अब ये उस समय 3 रियासतें ऐसी थीं जो किसी में अपना विलय नहीं करना चाहती थी, मतलब इनको हमेशा से ही स्वतंत्र रहने की चाह थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में थे अपने राजा हरि सिंह, कौन थे, राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर में थे आपके राजा हरि सिंह। और जूनागढ़ में आपके थे महावत खां, महावत खां। जूनागढ़ में नवाब कौन थे, महावत खां। और हैदराबाद में निजाम थे उस्मान अली खां, हैदराबाद में कौन थे, निजाम उस्मान अली खां। तो ये 3 रियासतें ऐसी थी जो मतलब 565 रियासतों में ये 3 रियासतें मतलब इतनी बेकार रियासतें हम कह सकते हैं कि मतलब इनके उस समय इतने ज्यादा दिमाग खराब हो रखे थे कि ये हमेशा से ही पाकिस्तान की ओर जाना चाहती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं महावत खां मुस्लिम है, निजाम उस्मान अली खां मुस्लिम है। पाकिस्तान कैसी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कहां पर जाना चाहिए, मुस्लिम है। लेकिन जो राजा हरि सिंह थे उनको किसी से मतलब नहीं था, वो ना तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ना ही भारत में जाना चाहते थे। अब जैसे ही 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ तो यहाँ पर 27 अक्टूबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास जाते हैं, किनके पास जाते हैं, राजा हरि सिंह के पास जाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और हमको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम 565 जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण करें और नए प्रांतों का या नए राज्यों का गठन करें। लेकिन राजा हरि सिंह ने कहा कि और क्या क्या इसमें होने वाला है जब आप एकीकरण करोगे, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर जनमत संग्रह होगा, वोटिंग प्रक्रिया होगी, हर 5 साल बाद चुनाव कराए जाएंगे और जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वह शासन करेगा। राजा हरि सिंह ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य का संचालन खुद कर सकता हूं और खुद करूंगा, मुझे मतलब नहीं है ना तो पाकिस्तान से और ना ही भारत से, मैं अपना स्वतंत्र राज्य खुद चलाऊंगा। अगर 5 साल बाद आप चुनाव कराओगे तो हमेशा से हमारा जो राजशाही पद है वो छिन जाएगा और हम 5 साल के लिए चुने जाएंगे, पता चला कि अगली बार नंबर कभी आएगा या नहीं आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां से चले आते हैं। इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान भी इनके पास पहुंचता है, पाकिस्तान बोलता है क्या करना है, तो पाकिस्तान से भी यही बात बोलते हैं कि हमको किसी से मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान को आ जाती है गुस्सा और पाकिस्तान अपने 15,000 सैनिकों के साथ, कितने, 15,000 सैनिकों के साथ, पाकिस्तान 15,000 सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर की तरफ चढ़ाई कर देता है और इस हिस्से तक यहां तक अपनी सेनाएं भेज देता है। अब हरि सिंह घबरा जाते हैं, हरि सिंह पर दबाव बनने लगा था क्योंकि आधे से ज्यादा कश्मीर में पाकिस्तानी घुस चुके थे। हरि सिंह आपके वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं मदद के लिए और उनसे बोलते हैं कि हमको मदद चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल कह देते हैं कि आप तो हमारे भारत का हिस्सा हो ही नहीं, आपने कहा था हम अपने राज्य का संचालन खुद कर सकते हैं, तो इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हरि सिंह बोलते हैं अब तो कुछ कीजिए, अब तो मुसीबत सर पे खड़ी है। तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं हो सकता है लेकिन आपको हमारे साथ संधि करनी पड़ेगी, आपको भारत में विलय करना पड़ेगा। तो हरि सिंह बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से विलय नहीं करूंगा, यदि मैं विलय कर दूंगा तो मेरे साम्राज्य का पतन हो जाएगा, मेरा राजशाही पद छिन जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कुछ नियम बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम आपका रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संचार व्यवस्था आपकी हम संभालेंगे, रहा आपका संविधान तो आप अपनी रियासत का, अपने राज्य का संविधान खुद लिखिए और जनता को आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इस संधि के तहत या इस शर्त के तहत राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, तो ये एक तरह से कुत्ते के मुंह में हड्डी डालने वाला काम हो गया। हरि सिंह को लालच दे दिया गया क्योंकि पता था कि डायरेक्ट हरि सिंह
विलय नहीं करेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा चारा डाला जाए धीरे धीरे। तो हुआ भी यही, और इनको आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब जैसे ही इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कम से कम 25,000 सैनिकों को यहाँ पर पहुंचाया। अब जहां तक पाकिस्तान 15,000 सैनिक लेकर आ चुका था, जिसे आज बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, POK, तो वो वहीं तक सीमित रहा। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से हम पीछे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से आगे भी हम तुमको नहीं बढ़ने देंगे। भारतीय सैनिकों ने क्या कहा कि अगर तुम यहाँ से पीछे नहीं आओगे तो यहाँ से आगे भी हम तुमको नहीं बढ़ने देंगे। और 25,000 सैनिक यहाँ पर तैनात कर दिए गए, और तभी से यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर की यहाँ पर सीमा खिंच गई। अब आगे जाकर क्या हुआ, थोड़ा प्रेजेंट में अपन बात कर लें, तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा देते हैं। क्या होता है, इसको हटा देते हैं, और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है। और अब वहां पर क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है, और 2 नए राज्य बना दिए जाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या बना दिए जाते हैं, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बने ये, 2019 में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। और यहाँ पर अब क्या होता है, जनमत प्रक्रिया यानी कि वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फरवरी में, कहां पर, फरवरी में जूनागढ़ में, फरवरी 1948, ठीक। अब आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास, कि नवाब महावत खां के पास आते हैं कि भाई हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने भी वही प्रस्ताव रखा इनके सामने, लेकिन नवाब महावत खां क्या था, पाकिस्तानियों के मतलब लालच में फंस गया था। पाकिस्तान सरकार ने इसको बोल रखा था कि यदि आप हमारे पाकिस्तान में विलय करोगे तो हम आपको पाकिस्तान में कोई अच्छा सा बढ़िया सा पद देंगे, और आपको शाही सम्मान भी दिया जाएगा। तो इस वजह से क्या था, और यहाँ पर जो जनता थी, जूनागढ़ रियासत कहाँ पर थी, ये गुजरात में थी। तो यहाँ पर जो जनता थी वो आधे से ज्यादा जनता कैसी थी, हिंदू राष्ट्र जनता थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जनता चाहती थी कि हम भारत में विलय हो हमारा, और जूनागढ़ के जो नवाब थे महावत खां, वो चाहते थे कि कहां पर विलय हो, तो वो चाहते थे पाकिस्तान में विलय हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उनको लालच दे रखा था। तो इस वजह से जैसे ही यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल फरवरी 1948 में इनके पास जाते हैं, तो ये भैया क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, हमको नहीं करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां से आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जनता पर अत्याचार करने लगता है। जो कोई भी मांग करता है कि भारत में विलय करना है, पहले तो ये जनता के सामने प्रस्ताव रखता है कि हम अपने रियासत को पाकिस्तान में विलय करने जा रहे हैं। एक तरीके से ये जनता पर फैसला थोप देता है, लेकिन जनता वहां पर मना कर देती है। और जो मना कर देता है उसको क्या करता है, ये या तो तोप के गोले से उड़वा देता है, या फांसी पर चढ़वा देता है, या गोली मरवा देता है। कहता है कि तुमको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जनता वहां पर छटपटाने लगी और न्याय की मांग करने लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास खबर पहुंचती है धीरे धीरे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आते हैं। इधर पाकिस्तान इस पर दबाव बनाती है नवाब महावत खां पर, और ये क्या करते हैं भैया, ये विलंब कर रहे हैं जनता की वजह से, क्योंकि जनता नहीं चाह रही है। जब तक जनता का बहुमत नहीं होगा तब तक आप किसी भी रियासत को कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों ने फिर कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, और पाकिस्तानियों ने इन पर आक्रमण करना कर दिया शुरू। अब इनकी हो गई भैया की हालत खराब, महावत खां की। अब इन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से, भैया यहाँ पर पाकिस्तानी आक्रमण कर रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद कर दो। तो इन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्यों, पहले जब हमने तुमसे कहा तब तुम तैयार नहीं थे, और अब तुम तैयार, तो हम तैयार नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए, तो हम तुम्हारे यहाँ भैया जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जनमत संग्रह। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग प्रक्रिया कराई। क्या करवाई, वोटिंग प्रक्रिया। और वो जानते थे कि अधिकांश जनता हिंदू है, तो वोट अपने पक्ष में ही पड़ेंगे। और इस वजह से क्या हुआ, जनमत संग्रह के अनुसार यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया हुई, और बहुमत संग्रह के आधार पर इस रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। इसके बाद सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, उस्मान अली खां के पास आते हैं, और उनसे बोलते हैं यही बात, हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और भारत में विलय कर लो, बढ़िया रहेगा आगे से आपके लिए भी और जनता के लिए भी। अब ये भाई साहब क्या था, इनका थोड़ा ना क्षेत्र बड़ा था, मतलब कुछ इस टाइप का इनका क्षेत्र होगा, पतंग शेप में इनका क्षेत्र था। तो ये कहते हैं भाई हरी सिंह की तरह नहीं, हमको तो स्वतंत्र रहना है, हमको किसी का गुलाम नहीं बनना है। दूसरा,
पाकिस्तान जाना चाहते थे। अब इनको भाई साहब को ये पूछो कि यहाँ से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, कहाँ ये और कहाँ है। अगर इनको पाकिस्तान में शामिल करते हैं तो इसका मतलब जो जूनागढ़ रियासत को हमने अपने में विलय किया है उसको भी पाकिस्तान पहुंचाना, बीच में से भैया कैसे हो जाएगा। तो इनसे मना कर दिया, इनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा हम युद्ध करेंगे। अब इन बेवकूफ को ये पूछो, पूरा भारत एक तरफ और ये एक तरफ, युद्ध करने के लिए भाई साहब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन पोलो के तहत, कौन सा ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की जाती है। क्या की जाती है, सैनिक कार्रवाई। ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की जाती है, युद्ध किया जाता है और यहाँ पर उस्मान अली खां को बंदी बना लिया जाता है और हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पूरी रियासतों का हो गया विलय। अब यहाँ पर अपन बंटवारा करेंगे, इनको श्रेणियों में बांटा जाएगा। ठीक है, 3 रियासतें कौन सी थी, स्वतंत्र थी, इनको आप लिख लीजिए पहले यहाँ पर। 3 स्वतंत्र रियासतें उस समय। ठीक है, 3 स्वतंत्र रियासतें कौन कौन सी थी, पहली थी आपकी जम्मू कश्मीर, और इनके आगे जो इनके राजा हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन वैसे मैंने मैप में कर दिया, यहाँ पे आप कर दे चलना। जम्मू कश्मीर, दूसरा था आपका जूनागढ़, और तीसरी थी आपकी हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत। जूनागढ़ कहां पर था आपका, गुजरात में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और लिखना है, सभी आंदोलनों में हर रियासत ने भाग लिया, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी। ये क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस रियासत ने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया स्वतंत्रता के समय। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने किसी भी आंदोलन में, जिसने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। अब इसके बाद इन रियासतों का किया गया एकीकरण। क्या किया गया, एकीकरण। ये हैं आपकी 565 रियासतें। ठीक है, पूरी अब मिल गई। पहले 3 ये भाग नहीं थी, अब इनका क्या हुआ, एकीकरण। और एकीकरण होने के बाद यहाँ पर पार्ट बनाएगा, यानी कि श्रेणियां। क्या बनाएंगे, श्रेणी। तो ए श्रेणी, ठीक है, उसके बाद आपकी बनी बी श्रेणी, उसके बाद आपकी बनी सी श्रेणी, और उसके बाद आपकी बनी डी श्रेणी। 565 रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया। 4 श्रेणियां बना दी, ए बी सी और डी। ए श्रेणी में आपके 216 प्रांत रखे गए, बी श्रेणी में आपके 275 प्रांत रखे गए, सी श्रेणी में आपके 61 प्रांत रखे गए, और डी श्रेणी में द्वीपीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। द्वीपीय क्षेत्र समझते हो, जिनके आसपास पानी भरा हो। ठीक है, और यहाँ पर 216 देशी रियासतों को लेकर कितने प्रांत बनाए गए, 9 प्रांत बनाए गए। 275 देशी रियासतों को लेकर कितने प्रांत बनाए गए, 8 प्रांत बनाए गए। और 61 देशी रियासतों को लेकर कितने प्रांत बनाए गए, 10 प्रांत बनाए गए। ठीक है, समझ में आई यहां तक कंडीशन। 565 देशी रियासतों का सरदार वल्लभ भाई ने एकीकरण किया, 4 श्रेणियां बना दी, ए बी सी डी। ए श्रेणी में 216 देशी रियासतों को शामिल किया और उनसे 9 प्रांतों का गठन किया। 275 देशी रियासतों को लेकर 8 प्रांतों का गठन किया बी श्रेणी में। सी श्रेणी में 61 देशी रियासतों को लेकर 10 प्रांतों का गठन किया, और डी श्रेणी में द्वीपीय क्षेत्रों को शामिल किया। अब इसमें जो ए श्रेणी में 9 राज्य थे वो कौन से थे, वो थे तुम्हारे असम उपम विभम। कौन से थे, असम उपम विभम। ठीक है, बी श्रेणी में कौन से थे, जम्मू मैसूर कहां पे। ठीक है, और जो सी श्रेणी में तुम्हारे थे उसमें कौन से राज्य थे, तो सी श्रेणी में थे तुम्हारे भोज, बिंद, अज और बिला। भोज, बिंद, अज और बिला ने को बुलाकर, ने
कुक को बुलाकर 3 मणियों वाला, 3 मणियों वाला हिम का दिल बनाया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये राज्य आते हैं। और इसके अंतर्गत द्वीपी क्षेत्र में क्या था? अबला अंडा। क्या था? अबला अंडा। वर्ड टू वर्ड एक एक चीज याद कराऊंगा आपको हर पार्ट में। कोई सा भी राज्य कहीं से निकल कर नहीं आएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना, कौन राज्य था, कितने राज्य थे, कब शामिल हुए, सारी की सारी कहानी यदि आप देखोगे तरीके से याद हो जाएगी। तो अब असम से अपन निकालेंगे, इनका डायमेंशन खोलेंगे कि असम में क्या था। तो असम से पहला तुम्हारा हो जाएगा असमी। ठीक है, आ से हो गया तुम्हारा असम। सा से हो जाएगा तुम्हारा संयुक्त प्रांत। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। और मां से आपका हो जाएगा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास। ठीक है, असम में से 3 निकले। कौन कौन से? असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और कौन सा? मद्रास। जो तुम्हारा संयुक्त प्रांत है उसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। इसके बाद उपम, ऊ से हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, अब पम से हो जाएगा आपका क्या? 2 होंगे, एक होगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल और एक होगा तुम्हारा पंजाब। ठीक है, बी से हो जाएगा आपका बिहार और बम से हो जाएगा बंबई। अब यहां पर देख लीजिए, गिन लीजिए, 9 राज्य मैंने बताए थे। 216 देशी रियासतों को लेकर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद हुए वर्ड टू वर्ड? कौन से थे? असम, उपम, विभम। कौन से थे? असम, उपम, विभम। अब यहाँ पर 20 श्रेणी में 275 देशी रियासतों को लेकर कितने राज्य मिलाए गए हैं? 8। कितने प्रांत बनाए? 8। कौन कौन से? जम्मू, मैसूर, कहां पे? चलो देख लो इसको भी। जहां से हो जाएगा तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मां से तुम्हारा निकलेगा एक, ठीक है, मध्य भारत, मध्य भारत। इसके बाद मैसूर तो पूरा है ही, तो मैसूर यहां पर अपन ने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद सा से अपना बना स्वराष्ट्र। कौन सा बना? स्वराष्ट्र। और रा से बना अपना राजस्थान। रा से क्या बना अपना? राजस्थान। इसके बाद का से अपना क्या बनेगा? कोच्चि। का से क्या बना? कोच्चि। और हा से अपना बना हैदराबाद। हा से क्या बना? हैदराबाद। और पे से बना पेप्सू। पे से क्या बना? पेप्सू। अब यहां पर गिन लीजिए कितने राज्य मैंने बताए थे? 275 देशी रियासतों लेकर 8 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। याद हुए वर्ड टू वर्ड? इसके बाद फिर 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? कौन से 61 रियासतों को लेकर 10 राज्य कौन से बनाए? भोज से क्या हो जाएगा अपना? भोपाल। भोज से क्या हो जाएगा? भोपाल। बिंद से हो जाएगा बिंद प्रदेश, बिंद प्रदेश। अज से हो जाएगा आपका अजमेर। बिला से हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, कुक। अब इसमें 2 को हैं, तो एक कुक से हो जाएगा तुम्हारा कुर्ग। एक से क्या होगा तुम्हारा? कुर्ग। और एक से हो जाएगा का से तुम्हारा कच्छ। ठीक, इसके बाद 3 मणियों, तो 3 से हो जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा। 3 से क्या होगा? त्रिपुरा। और मणियों से हो जाएगा तुम्हारा मणिपुर। इसके बाद हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिम से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और दिल से हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, अब गिन लीजिए 61 देशी रियासतों को मिलाकर मैंने कितने राज्य बताए थे आपको? 10 प्रांत बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद हुए वर्ड टू वर्ड? इसके बाद अब द्वीपीय क्षेत्रों में अबला अंडा, इसको भी सुन लीजिए भाई साहब। अब द्वीपीय क्षेत्र में जो ट्रिक मैंने लगाई है, अबला अंडा कौन कौन से हैं? तो आ से हो जाएगा आपका अरब सागर। आ से क्या हो जाएगा? अरब सागर। बा से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बा से क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और ला से हो जाएगा तुम्हारा क्या? लक्षद्वीप। ला से लक्षद्वीप। और अंडमान से, अंडा से क्या हो जाएगा? अंडमान, अंडमान
एंड निकोबार द्वीप समूह, एंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वर्ड टू वर्ड पूरा पाठ याद कराऊंगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के लिए आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और दूसरा आपको बताते हैं। इसमें एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि तुम्हारा पार्ट ए है, तो मध्य प्रांत जो पार्ट ए का हिस्सा है, ठीक है, जब अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए मैंने कहा बाद में इसको मिटाता हूँ, पहले बता दूं। तो मध्य प्रांत जो है, तो ये अपना जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन, कौन सा, ये वाला, तो उसमें आएंगी चीजें कि पार्ट ए का हिस्सा कौन सा था। तो मध्य प्रांत को अपन क्या बोलते हैं, सीपी बरार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड सीपी बरार। दूसरा तुम्हारा इधर आते हैं, तुम्हारा कहाँ गया, पार्ट बी। पार्ट बी का हिस्सा कौन है, मध्य भारत। पार्ट बी का हिस्सा कौन है, मध्य भारत। इधर पार्ट सी में अपना क्या है, भोपाल और विंध्य प्रदेश, जिनको हमको पार्ट 2 में पढ़ना है, ठीक है। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, रियासतों का एकीकरण हो गया, अब भाषाई आधार पर मांग उठने लगी, मतलब ABCD 4 श्रेणी बना दी गई। अब हर श्रेणी में कोई ना कोई भाषा का कहीं ना कहीं बंदा बैठा था और वह मांग कर रहा था अपने लिए अलग भाषा के आधार पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखेंगे अपन पॉइंट। केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर उठते हुए विचारों को देखने के लिए, भाषाई आधार पर उठते हुए विचारों को देखते हुए, विचारों को देखते हुए 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के धर समिति बनाई गई। कौन सी बनाई गई भाई, एस के धर समिति। और इस समिति का पूरा नाम क्या था, एस के धर से श्याम कृष्ण समिति, श्याम कृष्ण धर समिति। तो ये समिति बनाई गई और यहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे, तो इसको दबाने के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा समिति बनाई गई एस के धर आयोग समिति, जैसे श्याम कृष्ण धर समिति बोलते हैं। और इनसे कहा गया आप जनता के बीच में जाइए और उनको संतावना दीजिए, आश्वासन दीजिए, बोलिए उनसे कि हम आपकी मांगों को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको कुछ समय चाहिए। तो इस समिति ने क्या किया, लोगों के बीच जाकर, जो अपने भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे कि हमारा राज्य अलग बनना चाहिए, तो इस समिति ने उनके बीच जाकर उनसे कुछ समय मांगा। और दिसंबर 1948 में क्या किया, दिसंबर 1948 में भैया इन्होंने रिपोर्ट पेश की। इन्होंने क्या कर दिया, रिपोर्ट पेश कर दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की केंद्र सरकार के समक्ष, तो केंद्र सरकार ने फिर कहा एक समिति और बनाई। क्या क्या, केंद्र सरकार ने एक समिति और बनाई, केंद्र सरकार द्वारा, मतलब विरोध ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो विरोध को दबाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई, JVP। कौन सी समिति बनाई गई, JVP। कब बनाई थी ये, दिसंबर 1948 में ही, ठीक है। दिसंबर 1948 में केंद्र सरकार द्वारा JVP समिति बनाई गई। मतलब ये पहली समिति की रिपोर्ट से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि शायद कुछ हो जाए। तो तीन जो इसमें वर्ड है, जे से हो जाएगा तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू, और भी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतार मैया। तो इन तीन समितियों की रिपोर्ट आई। तो पहले तो इन्होंने 1 साल का समय मांगा, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट आने में समय लग गया बहुत ज्यादा। कितना समय लग गया भैया, 4 साल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कब की, 1952 में।
कब पेश की? दिसंबर 1952 में इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। लगभग होगा समय तुम्हारा अक्टूबर का, अक्टूबर 1952 में रिपोर्ट पेश की, जनता के बीच गए, इन्होंने रिपोर्ट पेश की और जनता के बीच गए और मना कर दिए भाई हम किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है कि हम भाषा के आधार पर तुम्हारा राज्य अलग बना दें। हमारे देश में विभिन्न भाषा और विभिन्न धर्मों वाले लोग रहते हैं, अगर हम सभी की डिमांड पूरी करेंगे, सभी की भाषा अगर हम पूरी करेंगे तो ऐसे न जाने कितने राज्य बनेंगे और जिनको संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। जैसे ही ये रिपोर्ट पेश हुई तो मद्रास में रहने वाले, क्या हुआ भैया, मद्रास में रहने वाले, मद्रास में रहने वाले तेलुगु भाषी, तेलुगु भाषी मतलब सबसे पहले किसने मांग उठाई थी? तेलुगु भाषा बोलने वाला। तो तेलुगु भाषी, मद्रास में रहने वाले तेलुगु भाषी आंदोलन कार्यकर्ता, आंदोलन कार्यकर्ता कौन थे? श्री पोट्टी रामुलु, पोट्टी रामुलु। श्री पोट्टी रामुलु ने क्या किया? जैसे ही रिपोर्ट आई ये अनशन पर बैठ गए भैया। इन्होंने कहा कि जब तक हमारा भाषा के आधार पर राज्य आप नहीं बनाएंगे तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे, और ये अनशन पर बैठ गए। ये अनशन इनका कितने दिन चला? 56 दिन अनशन चला, और 56 दिन के बाद भैया की क्या हो गई? मृत्यु। तो क्या हो गया? आंदोलन कार्यकर्ता श्री पोट्टी रामुलु अनशन पर बैठे, अनशन पर बैठे और 56 दिन बाद, और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, कब हुई? दिसंबर 1952 में। कब मरी? 56 दिन बाद इनकी मृत्यु, दिसंबर 1952। 56 दिन बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये मरे आंदोलन भड़क गया। लोग बाग तो आप जानते ही, यदि नेता मरता है या कोई स्टूडेंट मरता है तो मतलब भीड़ पीछे बहुत होती है। तो धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ गई बहुत ज्यादा। और फिर क्या हुआ? अक्टूबर में क्या हुआ? 1 अक्टूबर मतलब केंद्र सरकार को जबरन बस आंदोलन को दबाने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। पहला 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, जो भाषा के आधार पर बना। अब जैसे ही इनका ये राज्य बन गया तो यहाँ पर क्या हुआ? मतलब और भी जो राज्य थे, और भी प्रांत थे, तो वहां के भी आंदोलनकारी भड़क उठे। उन्होंने कहा हमसे क्या अकेली दुश्मनी है, जब इनका बना दिया तुमने तो हमारा ही बनाओ। क्या में से भी कोई एक आध मर जाएगा, अनशन पर बैठेगा तब बनाओगे? अब केंद्र सरकार के सामने बहुत बड़ी विडंबना थी कि क्या किया जाए। मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा असमंजस वाली स्थिति हो गई है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? एक पुनर्गठन आयोग आया। क्या आया? राज्य पुनर्गठन आयोग। 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब केंद्र सरकार के प्रति बहुत दबाव था। अक्टूबर में एक राज्य बना दिया। अब जनता भड़क उठी। 1-2 महीने में ही वहां पे क्या हो गया भैया? आंदोलन और ज्यादा उग्रकारी हो गए। अब दबाने के लिए क्या हुआ? फिर केंद्र सरकार ने कहा ठीक है हम सबकी मांग स्वीकार करेंगे, हमको एक आयोग बनाने दो, उसमें वो सारी की सारी आपकी मांगें स्वीकार की जाएंगी और उस आयोग की अनुशंसा पर जो भी फैसला लिया जाएगा वो आपके हद में ही लिया जाएगा। तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया और इस पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आपके अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली या फजल अली या फैजल अली, ठीक है, अध्यक्ष फैजल अली। और इस आयोग में 2 सदस्य थे। सदस्य कितने थे भैया? सदस्य 2 थे। पहला सदस्य था आपका हृदयनाथ कुंजरू। कौन था? हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे सदस्य थे आपके के एम पाड़ीकर। के एम पाड़ीकर। अब इनकी अनुशंसा पर, मतलब इनको अब जैसे ही ये 2 सदस्य बन गए तो क्या हुआ, इनकी अनुशंसा पर मतलब सिफारिशें दी गई, ये जनता के बीच में गए और इन्होंने फिर ये भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इन्होंने क्या सिफारिशें दी, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साइड में, इस आयोग की सिफारिशें, इस आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी जो इनको रिपोर्टें प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग की सिफारिशें मतलब अब ये 3 सदस्य, 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, ये आपस में बातचीत करते हैं। तो ये क्या कहते हैं? पहला, केंद्र भाषा तथा संस्कृति के आधार पर, केंद्र भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने विचार लगाया कि यदि हम किसी राज्य को पुनर्गठन करते हैं तो उसके लिए हमको 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या? किसी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए क्या क्या देखा जाता है भैया? तो क्या क्या देखा जाता है? तो यहाँ पर सुरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक, क्या क्या? सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखा जाता है। मतलब इन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य का हम पुनर्गठन करते हैं तो वहां पर हमको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेगी? पहले हम देखनी पड़ेगी सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर कैसी होंगी, और पंचवर्षीय योजना। यदि हम किसी राज्य को अलग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं क्या उत्खनन की कोई क्रिया है, वहां पर कोई खनिज भंडार वगैरह है, और यदि हम उसको अलग कर देते हैं तो वहां पर उस राज्य का संचालन किस वजह से होगा, क्योंकि कोई ना कोई राज्य होता है तो वह हमेशा राजस्व कर से चलता है। जब वहां पर ऐसी कोई चीजें ही नहीं होगी तो उसको अलग करने से क्या होगा? पिछड़ जाएगा, बिल्कुल गरीब राष्ट्र बन जाएगा। तो उस वजह से इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी तब कुछ होगा। इसके बाद तीसरा इन्होंने विचार लगाया कि क्यों ना हम ABCD चारों श्रेणियों को समाप्त कर दें और भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दें। क्या कहा इन्होंने? ABCD चारों श्रेणियों को समाप्त कर, चारों श्रेणियों को समाप्त कर। क्या करें? भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दें। ये इनके विचार थे। किनके विचार थे? 2 सदस्य थे और एक फैजल अली तुम्हारे इनके अध्यक्ष थे। इनके विचार थे। इन्होंने कहा पहले अपन ये देख लेते हैं, अब इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, ठीक है। ये इनके होगा विचार। अब मैं आगे से ऊपर से मिटा रहा हूं, मिटा दूं? अब इन्होंने भैया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 22 दिसंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में, चलो 1955 में अपनी
रिपोर्ट प्रस्तुत की और इनने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब राज्य पुनर्गठन आयोग इनकी सिफारिश पर एक अधिनियम लाएगा। अधिनियम कौन सा है? 1956। तो इनकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, किसकी है? राज्य पुनर्गठन आयोग, इनकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 लाया गया और संविधान में 7वां संशोधन किया गया। संविधान में 7वां संशोधन किया गया। अब इनकी रिपोर्ट मानी गई और भारत मतलब इनकी रिपोर्ट मानने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? अब भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। मतलब इनकी रिपोर्ट जो गई थी केंद्र सरकार के पास, तो उन्होंने कहा हम 16 राज्यों में तो नहीं, लेकिन आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जरूर बांट सकते हैं। तो क्या हुआ? संविधान में 7वां संशोधन किया गया और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक, अब जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप उनके नाम लिख लीजिए। मैं नाम बोल रहा हूं, लिखिए नाम। पहले लिखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश, बोलो 6 केंद्र शासित प्रदेश लिखिए। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। अंडमान निकोबार और अगला लिखिए अंडमान निकोबार, अगला लिखिए द्वीप समूह, अन्य द्वीप समूह। ये हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब 14 राज्यों के नाम लिख लीजिए, दोबारा से बोलना है, दोबारा से लिखिए। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। अंडमान निकोबार और अगला है आपका अन्य द्वीप समूह। अब लिखिए 14 राज्य, जो 14 राज्य हैं उनके नाम लिख लीजिए। लिखिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, बंबई। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, बंबई। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैसूर। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैसूर। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश और पंजाब। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ये 14 राज्य हो गए। तो इस तरीके से हमारा पहला फेज खत्म होता है और कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक। उम्मीद करता हूं जितना भी आपको पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।